गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग जो है अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो तो हो गया है। अब दूसरा जो पॉइंट है उसको लिखिए। दूसरे पॉइंट का पहले हम आपको इंग्लिश में कर देते हैं। रेलिवेंस एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर कंसर्न्ड लेवल, ये आपका दूसरा पॉइंट होगा। रेलिवेंस एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर कंसर्न्ड लेवल। अब इसको आप हिंदी में कैसे कीजिएगा? इंग्लिश तो हो गया, हिंदी में कैसे कीजिएगा उसको नोट कीजिए। छात्रों के विभिन्न स्तर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। छात्रों के विभिन्न स्तर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया है। तो जैसा कि पॉइंट में ही पॉइंट जो आपको सजेस्ट कर रहा है, जैसा कि लिखा हुआ है, छात्रों के विभिन्न स्तर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, यह बात लिखी गई है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करिएगा, इसको आप नोट डाउन करिए। इस बिंदु के, इसमें भी चूँकि कई बिंदु आएंगे, आप ये ध्यान दीजिएगा, कई बिंदु आएंगे, इस वजह से इसको भी हम लोग ABC के तर्ज पर लिखेंगे जैसे पहले किए हैं। तो आप A नंबर लिखिए कि ए में क्या लिखेंगे। विभिन्न मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों एवं सिद्धांतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि छात्र का विकास, विभिन्न मनोवैज्ञानिक छात्र का विकास वास्तव में कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अर्थात एक छात्र बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इन अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। लेकिन यदि हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें और इनकी क्षमताओं का आकलन करें, इनकी विशेषताओं का आकलन करें, तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अलग अलग जो स्तर हैं, विकास के अलग अलग स्तर हैं छात्र के, उन स्तरों के कारण इनकी विशेषताओं में भी अंतर देखने को मिलता है। शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था, इन अवस्थाओं में छात्र की क्षमताएं अलग अलग ढंग से विकसित होती हैं और उनका जो शैक्षिक स्तर होता है, उनकी जो शैक्षिक क्षमता होती है, उनका जो अधिगम स्तर होता है, वो भी अलग अलग होता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि हमें एक तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण करके रख देना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें छात्र के स्तर, जो छात्र का जो स्तर है उसको ध्यान में रखते हुए, शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए जो विषय हैं उसका चयन करना चाहिए, जो क्रियाएं हैं उसका चयन किया जाना चाहिए और जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसका चयन किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर हम शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति करने में विफल हो जाएंगे। पैरा चेंज करिएगा। इस प्रकार हमें इस स्तर पर इस विशेष निर्धारक तत्व को भी महत्व देने की आवश्यकता है। तभी हम कह पाएंगे कि भाई जो हमारा पाठ्यक्रम है विद्यालय स्तर पर वो आदर्श ढंग से विकसित हो पाया है या नहीं। तो ये हिंदी में आपने लिखा, अब इसको ज़रा मैं अंग्रेजी में भी कर देता हूँ कि वेरियस साइकोलॉजिकल principles various psychological principles have already proved that a student passes through different stages of development. We normally see that there are several stages. For example,
stage of infancy, stage of childhood, stage of adolescence, stage of maturity, etc. Uh, when we when we deeply study all such stages, we find that uh, in all such different stages, students show different kinds of characteristics. Students show different kinds of abilities. So we can realize one thing, that their characteristics are different, their abilities are different, their physical and mental efficiencies are different at different stages of the development. So we can understand one thing, that every student in each and that every student at different stages of development have different ability to learn the element. So when we are developing a curriculum at state level, then it must be taken care that the subject or the elements or the topics or the subtopics or the educational activities must be selected, keeping the stage and educational age, educational uh, objectives, etc. in mind. Otherwise, the ultimate uh, aim of the curriculum will not be achieved. Para change करिए. So this specific curriculum determinant must be given specific weightage to evaluate that curriculum which is being developed at school level. ऐसा करके हम लोग इस ए पॉइंट को ख़त्म किए. अब आइए बी पॉइंट लिखिए. तो बी पॉइंट में भी पहले आपको मैं हिंदी में डिस्क्राइब करता हूँ, उसके बाद आप फिर अंग्रेजी में कर देंगे. बालक अलग अलग अवस्थाओं और स्तरों से होकर गुजरता है. उदाहरण के लिए जो पूर्व प्राथमिक स्तर, जो बालक पूर्व प्राथमिक स्तर पर है, अर्थात जो बालक पूर्व प्राथमिक स्तर पर है, वही बालक अवधि बीतने के बाद, समय अंतराल के बाद, वही बालक जो है वो माध्यमिक स्तर पर आता है, प्राथमिक स्तर पर आता है, फिर वह माध्यमिक स्तर पर आता है और फिर वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है. तो इन सभी स्तरों पर उसकी क्षमता, उसके अधिगम स्तर, विषय वस्तु को समझने एवं आत्मसात करने की क्षमता इत्यादि में अंतर उसके स्तर के कारण भी देखने को मिलता है. तो यही कारण है कि जब विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विषयों, क्रियाओं, शैक्षिक गतिविधियों या कार्यक्रमों का समावेश पाठ्यक्रम के अंदर छात्र के पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक स्तरों एवं इससे संबंधित विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए. अन्यथा शामिल किए गए विषय वस्तुओं एवं क्रियाओं का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा. तो इस तरह से हम लोग जो है नंबर बी पॉइंट को लिखेंगे कि एज फार एज द school curriculum is concerned, we normally see that different levels, for example, the pre-primary level या stage or primary stage or secondary stage and higher secondary stage etc. are found. So a child when remains in pre-primary stage shows different characteristics, and when the same child comes to primary stage, again he or she starts showing different characteristics. Again, when the same child comes to higher secondary stage, then he or she shows different characteristics, different abilities.
different efficiencies. So it becomes very important that all the educational activities, subjects, contents, etc. should be included inside the curriculum. Taking care regarding should be included inside the curriculum exactly according to the exact stage or level of the students. That is, whether the child is in pre-primary or primary or secondary or higher secondary stage. So this specific determinant should also be given weightage to evaluate the curriculum which is being developed at school level. इस प्रकार से हम लोग जो पॉइंट बी है इसको भी समाप्त करें. आइए अब हम लोग पॉइंट सी को समाप्त करते हैं. सी जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है, इसको पहले मैं आपको हिंदी में करेंगे, उसके बाद ही फिर अंग्रेजी में भी करके बताएंगे. तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ. विद्यालयी स्तर पर जो पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं वो आदर्श ढंग से हुए हैं या नहीं हुए, इसके लिए इस निर्धारक तत्व को विशेष महत्व देने की आवश्यकता है और इसी के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग स्तर पर शिक्षा देने के उद्देश्य अलग अलग हो जाएंगे. उदाहरण के तौर पर यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चा है, छात्र है, तो शिक्षा के उद्देश्य बिल्कुल अलग होंगे. प्राथमिक स्तर पर यदि छात्र है तो वहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य बिल्कुल अलग होंगे. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर है तो वहाँ पर भी शिक्षा के उद्देश्य बिल्कुल अलग हो जाएंगे. इसलिए अलग अलग शैक्षिक स्तर के अनुरूप ही शिक्षा के अलग अलग उद्देश्यों का निर्धारण सर्वप्रथम किया जाना चाहिए और उन्हीं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में विषय वस्तु, क्रियाओं एवं शैक्षिक गतिविधियों का समावेश होना चाहिए. तो हमें इस दृष्टिकोण से भी यह देखने की आवश्यकता है कि हमारे विद्यालय स्तर पर, हमारे विद्यालय स्तर के लिए जिस पाठ्यक्रम का विकास हो रहा है उसमें अलग अलग शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है या नहीं, और ये शैक्षिक उद्देश्य छात्र के अलग अलग शैक्षिक स्तर के अनुरूप तय किए गए हैं कि नहीं. क्योंकि यदि इसके अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं हुआ है तो ऐसे पाठ्यक्रम की कोई विशेष उपयोगिता विद्यालय स्तर पर नहीं रह जाती. तो हम यह समझ सकते हैं कि इन निर्धारक तत्वों के सहारे, इन विचारणीय मुद्दों के सहारे ही हम यह जान पाएंगे कि पाठ्यक्रम हमारा जो है विद्यालय स्तर पर आदर्श ढंग से विकसित हुआ या नहीं हो पाया. ऐसा करके हम लोग इसको समाप्त कर देंगे. उसी तरीके से आप तीसरा जो सी पॉइंट है उसको भी आप डिस्कस कर लीजिए. मैं अंग्रेजी में भी बोल देता हूँ कि when a curriculum is being developed at school level, then this must be assessed that whether the curriculum follows, whether the school curriculum follows different educational objectives according to different levels of the students or not. Because at pre-primary stage the educational objective will be totally different than that of primary stage, and again the educational objectives of primary stage will be totally different from the secondary one. So first of all, different educational objectives should be fixed, and this must be assessed that the school curriculum is being developed according to all such different educational objectives successfully or not. If this will not be assessed properly, then the curriculum will fail to get its fundamental objective. इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं. अब हम लोग जो है तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे. तो तीसरे पॉइंट को डिस्कस हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे. इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू.